हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको असेसमेंट की वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए दे रखी है। ये आपकी दो वर्कशीट हैं, दो टेस्ट हैं। पहला आपका असेसमेंट नंबर 8 जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ रस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ताकि आपकी रस की प्रैक्टिस हो जाए। और जो दूसरा 9वां है उसमें आपको मिक्स कंटेंट यानी कि सभी ग्रामर के उसमें क्वेश्चंस हैं ताकि आपके पूरा एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट यानी कि टेस्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखते रहिए। इसमें हम इसके आंसर भी जानेंगे लॉजिक के साथ, कौन सा आंसर क्यों होगा। साथ में वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूँ आपका आशीष सर। तो चलिए थोड़ा सा हम रस के बारे में जान लेते हैं कि रस होता क्या है। जैसे कि आपको पता चल भी चुका है अभी तक रस के बारे में कि रस साहित्य का एक ऐसा अंग है जिसकी हम सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ना इसे खरीदा जा सकता है, ना इसे बेचा जा सकता है, ना इसे हम देख सकते हैं। तो ये कोई छूने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ फील करने वाली हमारे अंदर है, हमें दिखता नहीं है। इस कार्यपत्र के माध्यम से हम व्याकरण साहित्य के उसी महत्वपूर्ण अंग यानी कि रस को समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो इससे जो हमें अनुभूति होती है, इससे जो भी हमें महसूस होता है, वही हमारा वही क्या है, आनंद की अनुभूति ही होती है, वही आनंद हमारा रस है। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं तो जो भी आपको मज़ा आता है, जहां भी जिस भी चीज़ में आपको मज़ा आए ना, वही मज़ा आपका रस है। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाला आनंद, मज़ा आपका रस कहलाता है। रस के 4 अंग होते हैं, आपने पहले भी पढ़े, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इस कार्यपत्रक में हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल है आपके लिए, साहित्य में रस किसे कहा जाता है? आखिर रस है क्या? आनंद की अनुभूति इसको रस कहेंगे, काव्य साहित्य को पढ़ने को रस कहेंगे, काव्य साहित्य सुनने को रस कहेंगे, या उपरोक्त सभी? तो आपकी जानकारी के लिए आनंद को भी रस कहते हैं, काव्य को सुनने में भी और पढ़ने में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है दूसरा सवाल, रस के 4 अंग होते हैं। तो ये कुछ कॉमन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पहले भी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, फिर भी कुछ रिपीट हो रखे हैं और कुछ हम नए सवाल पढ़ेंगे। तो रस के 4 अंग होते हैं, देखो यही सवाल आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो रस के 4 अंग आपके देखो, तो सी ऑप्शन में आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पर स्थायी भाव भी है, विभाव भी है, आलंबन और संचारी भाव। ठीक है, सॉरी ये तीसरा नहीं है यहाँ पर, जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी वाला। देखो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो बी वाला आंसर आपका सही है। एक्चुअली जो इसकी असेसमेंट जो आपका पहले ये वर्कशीट आई थी उसमें सी ऑप्शन था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी सा लगा मुझे, लेकिन इसका बी ऑप्शन सही है। तीसरा है जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। तो स्थायी भाव किसके कारण जगते हैं? वो है आपका आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के कारण ही जगता है, वरना वही सोई हुई अवस्था में रहता है। चौथा है मनोगत यानी कि मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया कहलाती है। मन में जो भी भाव है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो वो है आपका अनुभाव, यानी कि जो बाद में उत्पन्न होते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव पुष्ट होता है, रस जगना आलंबन विभाव होता है, और रस पुष्ट होता है वो है आपका उद्दीपन विभाव यानी कि डी ऑप्शन। अगला देखो छठा है स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को। स्थायी भाव के उद्बोधक यानी कि स्थायी भाव आखिर जगते क्यों हैं, कैसे हैं? तो इसका आंसर आपका विभाव है, क्योंकि विभाव ही वो कारण है जिसके कारण रस उत्पन्न होता है और बढ़ता है। 7वां सवाल है वे भाव जो मन में स्थायी रूप से रहते हैं। तो मन में स्थायी रूप से एक ही भाव रहता है और वो है आपका स्थायी भाव। क्लियर है, स्थायी भाव इसका आंसर हो गया। स्थायी यानी कि परमानेंट, तो परमानेंट हमारे मन में एक ही भाव रहता है। अनुभावों की संख्या कितनी है? ये सवाल आपके एग्ज़ाम में इस तरह पूछा जाता है।
तो अनुभाव कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 8 अनुभाव हैं। क्लियर है ना। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस ये मेन रस है श्रृंगार, इसलिए कई बार आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का हो गया निर्वेद। तो इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है। और अब हम चलते हैं इसके असेसमेंट नंबर 9 पे। तो असेसमेंट नंबर जो 9 है ना, उसमें आपके लिए मिक्स कंटेंट है, यानी कि सभी यहाँ पर देखो आप पढ़ चुके हैं क्या अभी तक आप बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि भाई पद परि पढ़ चुके हैं, वाच्य पढ़ चुके हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद और रस भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस वर्कशीट में आपको मिक्स कंटेंट है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। वाच्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। जो वाच्य में प्रयुक्त शब्द है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो वो शब्द आपका क्या हो, शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं, पद कहते हैं या पदान्वय कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि पद। वाक्य में जितने भी शब्द हैं उन्हीं को पद कहते हैं और उन्हीं का परिचय पद परिचय कहलाता है। दूसरा सवाल है, पद परिचय के स्थान पर अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं। अगर हम पद परिचय ना कहें तो इसको और क्या नाम दे सकते हैं, पद व्याख्या, पदान्वय, ए और बी दोनों, यानी कि पद व्याख्या भी और पदान्वय भी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए ए और बी दोनों इसका ऑप्शन है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा सवाल है, लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण पदों में विकार उत्पन्न होता है। पदों में विकार यानी कि चेंजेज आ जाते हैं लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण और कारक के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी कहेंगे, विकारी कहेंगे, अनुभाव कहेंगे या संचारी भाव कहेंगे। तो देखो जब लिंग वचन पुरुष और कारक के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना पद में, तो उसे हम विकारी कहेंगे। विकार उत्पन्न हो गया, चेंज हो गया, तो विकारी, ऑप्शन बी करेक्ट है। शिक्षक द्वारा कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या करणवाच्य। तो पहला लॉजिक है इसमें द्वारा जुड़ा है, तो कर्तृवाच्य नहीं होगा। दूसरा देखो यहाँ पर जो वाद विवाद प्रतियोगिता है ना, वो आपका कर्म है, ठीक है। तो जहाँ पर कर्म होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सवाल, मैक्सिमम देखो बी आंसर इसके सही हो रहे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें आपको वाच्य पहचान करनी है। पहली बात से जुड़ा है तो आपका कर्तृवाच्य नहीं होगा। दूसरा लॉजिक है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो ये आपका हो गया भाववाच्य, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है, कौन सा भेद है, सिंपल सा है, कोई भी इसमें नहीं कोई कंजक्शन जुड़ा है, न ही कोई योजक शब्द है, तो आपका बिल्कुल सरल वाक्य ये ए ऑप्शन सही है। मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली। उपवाक्य का भेद बताना है, कौन सा उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, स्था विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है या क्रिया विशेषण। तो देखो जितने भी की से शुरू होते हैं मोस्टली 90% वो संज्ञा उपवाक्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट है। 8वां सवाल है, वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित होते हैं। तो ये तो अभी आपको पहले भी ये वर्कशीट में आ चुका है। स्थायी भाव से जो रहते हैं वो आपका हो गया स्थायी भाव। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और बोले चिते परोस की ओरा, रे सट सुनो स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। इसमें कौन सा रस है, पूरा आपका जो भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसमें अगर रस पूछा जाए, कोई भी लाइन दे दी जाए, तो आपका वो रहेगा रौद्र रस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रौद्र क्रोध की बात कर रहे हैं। तो ये है आपका असेसमेंट 2, 8 या 9। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से आपके मार्क्स भी आए होंगे। कितने मार्क्स आए हैं 20 में से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, कुछ भी आपका डिमांड रहता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी डाउट सवाल है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। कई बार आपके सवाल डाउट आप टीचर से नहीं पूछ पाते, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन उसकी लेके आऊँगा आपके लिए। जय हिंद।